कि अब सरकार तैयार हो गई, लेकिन अब ये सरकार के तैयार होने के बाद ये स्कूलों का क्या इनकार हो रहा है? ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से शायद हम लोग स्कूल ओपन करने में थोड़े से हेजिटेट हो रहे हैं। तो आपको बस चलानी पड़ेगी, तभी आप स्कूल को चला पाएंगे। तो जब ट्यूशन फी ही नहीं आ रही तो बस फी तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, तो और कितना लॉस बेयर करेंगे। अब ऐसे लोग जो उस ओवरऑल डेवलपमेंट में एंगेज होते थे, वो हमारे स्पोर्ट्स टीचर होते थे, वो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर होते थे, वो हमारे म्यूजिक टीचर होते थे, वो स्पेशलाइज्ड गेम्स टीचर्स होते थे, वो ऐसे सारे लोगों के विषय में कोई सोच नहीं रहा। सर, सबसे पहले तो मैं आपके जो स्कूल खबर है इस चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि गत 1.5 वर्षों से शायद किसी ने भी इस पर बात नहीं करी है। सीधा सवाल में करेंगे हर मुद्दे की सीधी सीधी बात। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। तो आज एक बड़ा विषय है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, वो ये है कि सरकार ने स्कूलों को खोलने के लिए एक डेट दे दी। पहली डेट सरकार ने दी 26 जुलाई की, जब उन्होंने 11वीं और 12वीं के स्कूल ओपन किए। और दूसरी डेट अभी सरकार ने दी है वो है 5 अगस्त की, यानी 5 अगस्त की, जब वो 9वीं और 10वीं के स्कूल को ओपन करेंगे। लेकिन एक बात जो अभी देखने में आई कि स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन बहुत कम स्कूल खुल रहे हैं। लगभग अगर आप देखेंगे तो 5 से 10% बच्चे ही स्कूल में शायद आ पा रहे हैं, और शायद कुछ स्कूलों में एक भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया कि स्कूल तैयार क्यों नहीं है या अभिभावक तैयार नहीं है। तो ये जो लगा मुझे कि इस विषय पर बात करनी चाहिए, तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक विशेष मेहमान, वेदांता द ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल पूनम शेखावत जी। स्वागत है हमारे इस शो में। और एक बड़ा विषय अभी चूँकि स्कूल अब खुल रहा है, तो चूँकि सीधा सवाल में हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि अब सरकार तैयार हो गई, लेकिन अब ये सरकार के तैयार होने के बाद ये स्कूलों का क्या इनकार हो रहा है? सर, स्कूलों के इनकार करने के काफ़ी सारे कारण हैं। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से चलूँ तो पहला, जिस दिन से ये आदेश पारित किया गया, हमने पेरेंट्स का कंसेंट लेना शुरू किया, और कंसेंट लेने में ये पता चला कि 67 to 70% पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अग्रीड नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल होगा जो अपने बच्चों को नहीं बुलाना चाहेगा, लेकिन इसके पीछे विशेष कारण है। दूसरा, हम लोग जो हैं ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने में असमर्थ हैं। उसका भी बड़ा रीज़न है जो आप सबको पता होगा कि गत 15-16 महीने से बसेस खड़ी हैं। आज हम बसेस को अगर रोड पे लाते हैं तो हमें उनका इंश्योरेंस पे करना है, उनका फिटनेस करवाना है, और जब हम पूर्ण रूप से इसको सुनिश्चित कर लेंगे कि बस एकदम फिट है, तभी हम रोड पे ला सकते हैं। क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई और कंसर्न स्कूल के लिए नहीं हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल जो इकोसिस्टम है स्कूल का, वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है। और उसके रीज़न भी हमें पता है कि काफ़ी सारे अभिभावक जो हैं फ़ीस देने में असमर्थ हैं। उनके अपने कारण हैं, कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ नहीं भी होते। तो इन सब के लिए जो खर्च है, एक बस को अगर आप रोड पे लाते हैं पूर्ण रूप से तैयार करके, तो उसका 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, जो आदेश पारित किया गया है उसमें क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को स्कूल में बुलाया जाना है। जैसा कि आप देखेंगे उसमें आदेश में कि सोमवार को क्लास 12th आएगी, मंगलवार को 11th क्लास आती है, वेडनेसडे ऑफ है, फिर थर्सडे और फ्राइडे अगेन 12th और 11th आता है, और सैटरडे है। और उसके बाद ये भी कहा गया है, जैसे आपने बताया कि 5 अगस्त से 9th और 10th भी खोल दिए जाएंगे, तो एक दिन 9th को बुलाएंगे, एक दिन 10th को बुलाएंगे। देखिए, हमारे देश में जो स्कूल का जो एक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि पेरेंट अपने कैपेसिटी के हिसाब से या स्कूल के ब्रांड के हिसाब से स्कूलों का चयन करते हैं। चाहे वो स्कूल 25 किलोमीटर दूर हो, चाहे 30 किलोमीटर दूर हो, लेकिन अगर मुझे वो पसंद है तो हम वहीं भेजेंगे। तो ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज जब इस खर्च को हम देखते हैं तो हम पेरेंट्स से उनकी स्वीकृति चाहते हैं बिना ट्रांसपोर्ट के। तो अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है किसी पेरेंट के लिए कि बच्चे को वो रोज़ स्कूल ड्रॉप करें और लेकर जाएं।
दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर अपन एक सिर्फ अनुमान लगाएं कि इंदौर के 9th से 12th तक के बच्चे अगर अपने साधन से स्कूल आते हैं, तो ये बारिश का मौसम, ये सड़कें और कहीं ना कहीं एक सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। और क्योंकि हम लोग भारत में हैं तो आप समझ सकते हैं कि बालिकाओं के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ये लड़के फिर भी स्कूल पहुंच जाएंगे। नहीं, लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि ये एक जो जवाबदारी थी, वो जवाबदारी से बचने वाली जो कोशिश है, ये पूरी कोशिश लग रही है ऐसी? सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंदौर के सभी प्राचार्यों को अगर आप बुलाएंगे तो वो सभी आपसे यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम का जो ब्रेकडाउन हुआ है, अगर उसमें हमें सुना जाए या हमारे लिए कोई मदद हो या कोई प्रस्ताव किया जाए जिससे हम कुछ कर सकें या इस खर्च में हमारा कुछ कट डाउन हो जाए या किसी भी प्रकार की मदद हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज़ के लिए पीछे हटना चाहेगा। तो ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से शायद हम लोग स्कूल ओपन करने में थोड़े से हेजिटेट हो रहे हैं। और तीसरी चीज़, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि अगर बच्चा सप्ताह में 2 दिन स्कूल आता है और वो भी कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा है, एक दिन आता है फिर दूसरी क्लास आती है, फिर एक दिन आता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की एक जो लर्निंग कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक होती है। और क्योंकि बच्चे हैं, मन चंचल होता है, इतने दिनों बाद वो स्कूल आएंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एक उस मनोदशा के साथ में स्कूल आते हैं कि स्कूल में जाएंगे, मित्रों से मिलेंगे, तो जो वो 40 मिनट की क्लास होती है वो ऑटोमेटिकली उसमें लर्निंग टाइम 20-25 मिनट्स हो जाता है। प्लस हमें ये भी कहा गया है कि, कहा क्या गया, ये तो हम लोग सब जानते ही हैं कि अब ओवर क्राउडिंग क्लास में नहीं होनी चाहिए। तो हम एक क्लास में हद से हद 20-22 बच्चे बिठाएंगे, पर आप अनुमान लगाइए कि किसी क्लास में 40-45 बच्चे हैं तो मुझे 2 क्लास निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। पर वही टीचर एक ही चीज़ को अगर दोबारा दूसरी क्लास में जाकर पढ़ाता है तो ये तो मानी हुई बात है कि हम एक ही चीज़ को जब दोबारा करते हैं तो जो एक्साइटमेंट है, वो एंथुसियाज्म है, वो कम हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि रिपीटेटिव क्लास में भी बच्चों को कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर तो इस स्थिति में मुझे लग रहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि अब सरकार ने एक आपको आदेश दिया कि अब आप स्कूल खोलिए। अब स्कूल बोल रहे हैं कि नहीं, ये समस्याएं आ रही हैं। नहीं, समस्याएं तो लगी रहेंगी, पर मुझे लगता है कि कोई हल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे हम। हल हो सकता है सर, अगर हम इसके बारे में गहराई से सोचें कि क्लास 9th to 12th को फुल कैपेसिटी के साथ में खोला जाना चाहिए और जो हमने क्रम बांधा है एक दिन का, अगर वो न करके हम उन्हें लगातार 6 दिन आने दें। देखिए बसेस नहीं, लगातार 6 दिन आएंगे, मैं रोक रहा हूँ आपको यहाँ कि लगातार 6 दिन आएंगे तो ये कोरोना जैसी महामारी सामने है हमारी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि स्कूल एक बहुत बड़ा परिसर होता है और हम बच्चों को सेग्रीगेट करके रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि हम पूरे स्कूल को नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ कुछ क्लासेस को बुला रहे हैं। और दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि अगर हम एक दिन के लिए बस चलाते हैं तो उसमें 4 बच्चे आएंगे, तो आप खुद बताइए पिछले 1.5 वर्षों में जो डीजल की प्राइस इतनी हाई की गई है या हाई हो रही है, हम तो कहीं भी फीस या किसी भी चीज़ में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो चीज़ भी हम पेरेंट को अगर देते हैं कि 4 बच्चे आ रहे हैं इसलिए आपको इतना पे करेंगे, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या पेरेंट एग्री करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो ऐसा भी है कि शायद आप बस की फीस मांगेंगे उनसे। हाँ, बिल्कुल मांगनी पड़ेगी सर। तो अब पेरेंट्स आपको फीस दे रहा है क्या अभी? सर अगर मैं कहूँ तो आप मतलब अगर मैं सबको जितना मैं सुनती हूँ या अपने फेलो प्रिंसिपल्स के साथ में बैठते हैं तो सबका एक ही विषय रहता है कि 50 to 60% पेरेंट हैं जो बहुत जेन्युइन हैं और फीस देते हैं, लेकिन जो स्कूल के खर्चे हैं वो तो कम नहीं हो रहे हैं और जो 50% जो बच गया है वो पार्शल पेमेंट भी करने को रेडी नहीं है। एक 1.5 साल हो गया है जिन्होंने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, मगर हमसे यही अपेक्षित भी है और क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं आज भी हम उन्हें अपने क्लासेस में आने देते हैं, पेरेंट्स को बहुत आग्रह करते हैं, विनम्र तरीके से बात करते हैं, जेन्युइन रीज़न है तो उन्हें कंसिडर भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मानसिक स्थिति बन चुकी है कि अगर हम नहीं भी पे करेंगे तो स्कूल बहुत ज़्यादा कुछ करने की कैपेसिटी में। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि एक स्कूल खोलना है
जी। तो अगर प्रैक्टिकल बात देखें तो आपको बस चलानी पड़ेगी, तभी आप स्कूल को चला पाएंगे, ये बिल्कुल है प्रैक्टिकल ना, ये प्रैक्टिकल बात है। तो यहाँ पर अब आप उससे एक बस का भी एक फीस के लिए बोलेंगे सर। और इमीडिएटली ऐसा नहीं हो सकता कि आप उससे ये बोल सकें कि आप मुझे एक दिन का पैसा दे देना। जी। तो उस स्थिति में ये कितना फिजिबल मॉडल लगा आपको कि यही बात हम कह रहे हैं कि सर ये फिजिबल नहीं है और स्कूल्स ऑलरेडी लॉसेस में हैं, और अगर कहीं हिम्मत करके किसी ने बस चला भी ली तो जब ट्यूशन फ़ी ही नहीं आ रही तो बस फ़ी तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, तो और कितना लॉस बेयर करेंगे। अगर मान लीजिए हम पास सिस्टम भी करते हैं कि आपका ये पास है और आप 10 डेज स्कूल आएंगे, 10 डेज आपकी ये फीस है, पहले इसको जमा करिए। आप बताइए कितने पेरेंट इस चीज़ के लिए अग्री करेंगे कि आपने स्कूल खोला नहीं मैडम, पहले ही आप तो पैसा मांगने लगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि अगर हम बस फीस पेरेंट्स से मांगेंगे तो वो इस चीज़ के लिए तैयार भी होंगे, और ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अभी हम ट्यूशन फ़ी में ही बहुत ज़्यादा हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आज देखें तो एक पालक संघ जो है वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है स्कूलों के साथ। अच्छा, वहाँ वो लड़ाई लड़ रहा है अभी ट्यूशन फीस को लेकर ही। जैसे ही आपने उसको बोला कि अब हम आपको स्कूल बुलाएंगे, अच्छा स्कूल बुलाएंगे तो शायद अभी एक्टिविटी के लिए शायद सरकार ने मना किया है। जी हाँ, अभी एक्टिविटीज़ लेकिन एकेडमिक करने के लिए आपका जो बड़ा एक अमाउंट आता है पेरेंट्स के ऊपर वो है बस का फीस। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है ये मुझे लग नहीं रहा है प्रैक्टिकली कि दे पाएंगे अब तो। सर बिल्कुल मुझे भी इस चीज़ का डाउट है, और देखिए हम हर किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर हम पे इतना असर पड़ा है तो पेरेंट्स पर भी असर पड़ा है, और अगर हमारे संस्थानों में पे कट है तो डेफिनेटली अदर इंडस्ट्रीज़ में भी पे कट होगा। तो अगर जो बहुत मुश्किल से ट्यूशन फ़ी ही दे पा रहे हैं, अगर आज हम उस पर बस फ़ी का बोझ और डालते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत फिजिबल नहीं होगा, और वो देने में असमर्थ ही होंगे क्योंकि रेगुलर ट्यूशन फ़ी ही नहीं पे कर पा रहे हैं। ये तो ऐसी स्थिति में तो फिर स्कूल वही स्थिति होगी जो हमने बोला कि मतलब जो स्कूल का इनकार है वो कहीं ना कहीं इसीलिए शायद लग रहा है कि प्रैक्टिकली जो मॉडल दिया है ये इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं है। सर अगर आर्थिक स्थिति देखी जाए, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहला आर्थिक स्थिति तो है ही, दूसरा ये भी है कि किसी भी एकेडमिक सेशन में जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है, या हम जो कहते हैं बिना बाधा के काफ़ी अच्छे से सिलेबस कवर करते हैं, वो होते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई बीत चुका है, अगस्त हमारे सामने है, और सितंबर में बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी लग रहा है कि एक दिन ऑनलाइन, एक दिन ऑफलाइन, एक दिन गैप, इससे कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी ब्रेक होगी, और अंत में बच्चों को देखिए बोर्ड की परीक्षाएं तो देनी ही हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि हम एक बेहतरी करना चाहते हैं और वो कहीं नुकसान ना हो जाए। और 9 to 12 के बच्चे काफ़ी बड़े बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं 1-1.5 साल में इन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना सीख लिया है, अपने विवेक से काम लेते हैं और समझदार हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही है ऑनलाइन क्लासेस में। और दूसरा, अगर आते भी हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे स्कूल पहुंच भी जाते हैं, अगर 20 बच्चों की क्लास है 25 की, उसमें 5 आते हैं, तो आप ये भी देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चा अभी भी घर ही है। तो फिर यही मैं इसलिए इस पर अब रोक रहा हूँ आपको यहाँ कि अब सरकार ने ये भी बोला है कि जब आप ऑफलाइन क्लास लेंगे तो आपको ऑनलाइन क्लास भी रखना है। तो फिर वही है कि जैसे अभी आपने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे अभी ऑनलाइन में ही रहेंगे, ऑफलाइन आपके शायद आपने कंसेंट भी भराया होगा। जी, हमने कंसेंट भी भरवाया, और उनका जो क्या जो रिस्पॉन्स है और क्या वो चाहते हैं, तो उसमें उनने कहा है कि हम नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को। यानी पेरेंट्स तभी भेजने को तैयार नहीं, बिल्कुल भी। मतलब आप देखिए ना, 60 to 70% लोगों ने ना ही कर दिया है, बिल्कुल। अच्छा, उनका कहना है कि नहीं भेजेंगे। तो फिर इस स्थिति में जो ये जो मॉडल है इसमें 30% बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाना, ऑफलाइन पढ़ाना, और वो भी उसके लिए फिर पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सेटल करना 30% बच्चों के लिए, 70% बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना। कितना प्रैक्टिकल मॉडल लग रहा है? सर ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, और इसीलिए आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स जो हैं अभी इसके बारे में कोई भी निर्णय लेने की पोजीशन में नहीं है। मुझे लग रहा है क्योंकि तो फिर इसमें
प्रशासन की तरफ से आपको कोई सहयोग की आशा है अभी कि ऐसा कुछ प्रशासन को सहयोग मिलेगा? सर, प्रशासन से हमेशा ही अपेक्षाएं की जाती हैं और हम भी अपेक्षा करते हैं। पहली चीज़ तो अगर हम इसमें कुछ चेंज कर पाएँ कि हम 9 to 12 के स्कूल जो क्लासेस हैं उनको एक साथ बुलाएं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट हमारे लिए फीजिबल हो पाएगा। जो हम इतना बड़ा लॉस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरा मैं ये भी चाहूँगी कि कुछ मदद हमारे जो फिटनेस है, हमारे इंश्योरेंस हैं, हमारे जो और खर्चे हैं, इसमें कुछ ना कुछ राहत तो मुझे लगता है देनी ही चाहिए। नहीं, मैंने इसीलिए बात पूछी क्योंकि जैसे ही सरकार ने बोला कि अब स्कूल खोलना है, हाँ जी। तो ये सरकार के बैठे लोगों को भी मालूम है कि स्कूल खोलना मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो एक ट्रांसपोर्टेशन जैसा एक बड़ा, या तो स्कूल को इन्वेस्टमेंट करना है। जी। अच्छा, स्कूल इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी फिटनेस के लिए, जब बसों पे काम करेगा, उनकी इंश्योरेंस पे काम करेगा, तो एक बड़ा हैंडसम अमाउंट स्कूल को देना है। तो यहाँ पर यही बोझ सरकार का, ये जो बोझ है ये पेरेंट्स पे आएगा, ट्रांसफ़र होगा। तो क्या सरकार को नहीं लगा कि यहाँ अब सरकार को मदद करनी चाहिए कि हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं? सर, हम गत 1.5 वर्ष से ये उम्मीद ही कर रहे हैं कि हमारी तरफ देखा जाएगा। और स्कूल, शिक्षक, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने शायद कोई धरना प्रदर्शन या कभी ऐसी चीज़ नहीं की होगी, क्योंकि हम लोग हैं ही ऐसे प्रोफेशन में। तो अब तक भी हमें उम्मीद थी, आगे भी हम उम्मीद ही लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ना पास्ट में कोई हेल्प मिली है और अभी भी सिर्फ उम्मीद ही है। लेट्स होप दैट कि हमारी तरफ कोई मदद का हाथ बढ़ाएगा। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है, बिना सरकार के सहयोग के मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को स्टार्ट किया जाता है जी। तो पेरेंट्स पे ये जो भार अतिरिक्त आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल फिजिबल है। सर, ये बिल्कुल भी फिजिबल मॉडल नहीं है, क्योंकि जब हम कंसेंट लेटर भी भेज रहे हैं, जब से ये ऑर्डर आया तब से जो कंसेंट लेटर भी भेजा जा रहा है उसमें लिखा जा रहा है विदाउट ट्रांसपोर्ट। ये हम मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हाँ आ भी गई तो हमें डबल एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि आप ट्रांसपोर्ट दीजिए। तो हम लिख रहे हैं कि विदाउट ट्रांसपोर्ट। तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैव रिफ्यूज्ड। अच्छा, एक जब हम प्रैक्टिकली जब इस चीज़ को स्कूल खोलने की बात आ रही है, एक और प्रश्न है उसका, क्योंकि सरकार ने बोला कि 2 दिन आपको लेना है एक क्लास के, यानी 11th के लिए 2 दिन, 12th के लिए 2 दिन और 50% कैपेसिटी के साथ। तो वो एक दिन एक बैच को लेना होगा आपको, दूसरे दिन दूसरे बैच को लेना होगा। तो ये सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ कि वो सेम चीज़ डिलीवर करनी है एक टीचर को, तो वो कितना फिजिबल होगा फिर? सर, ये बहुत एक, अगर आप इसको सिंपल उदाहरण से समझें कि अगर मैं पहली बार कहीं घूमने जाती हूँ तो मेरा उस जगह के लिए एक्साइटमेंट और एनर्जी क्या होता है, और उसी रास्ते पे जब दोबारा चलते हैं तो वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। टीचर के लिए भी वही है, हूबहू वही चीज़ उसको दूसरी क्लास में रिपीट करनी पड़ती है। और एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि जो मैंने वहाँ बताया वो यहाँ ना बताया हो, क्योंकि हम एक फ्लो में पढ़ाते हैं। तो एग्जैक्टली उसको रिपीट करना, रेप्लिका प्रोड्यूस करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट प्रयास के साथ मैं ये कहूँगी कि शायद इसे किया जा सकता है। ये किया जा सकता है जी। अच्छा, एक और विषय जो मुझे लगता है कि जब सरकार स्कूल खोल रही है, आप लोग भी स्कूल खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी, तो एक बड़ा विषय छूट रहा है, वो ऐसे लोग स्कूल में काम करने, क्योंकि हम केवल एकेडमिक की बात कर रहे हैं जी। और अभी तक हम बात करते थे स्कूल की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते थे हम अभी। तो अब ऐसे लोग जो उस ओवरऑल डेवलपमेंट में एंगेज होते थे, वो हमारे स्पोर्ट्स टीचर होते थे, वो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर होते थे, वो हमारे म्यूजिक टीचर होते थे, वो स्पेशलाइज गेम्स टीचर्स होते थे, वो ऐसे सारे लोगों के विषय में कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि उनको आज कौन देख रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में कोई सोच रहा है क्या? सर, सबसे पहले तो मैं आपके जो स्कूल खबर है इस चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि गत 1.5 वर्षों से शायद किसी ने भी इस पर बात नहीं करी है। और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से स्कूल में एक उत्सव का माहौल रहता है। अगर हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाएं तो डेफिनेटली वो एक मोनोटनी हो जाती है। यही वो टीचर्स हैं जो स्कूल में एक सेलिब्रेशन और एक उत्सव की तरह हमें लगता है जब हम विद्यालय में आते हैं। आप अंदाज़ लगाइए कि मॉर्निंग प्रेयर होती है और किस तरीके से शुरू होती है, कैसे बच्चे गेम्स पीरियड का इंतज़ार करते हैं, कैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर अगर एब्सेंट हो जाए तो आप उनका मुंह देखिएगा कि अरेंजमेंट में अगर किसी सब्जेक्ट टीचर को लगा दिया जाए। तो ये स्कूल की जान होते हैं, दिल होते हैं।
मैं इन पे बात करने से पहले आपको ये भी बताऊंगी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, आप देखेंगे उसके अंदर आर्ट इंटीग्रेशन पे इतना ज़्यादा बोला गया है कि शायद हर विषय को हम उसके थ्रू पढ़ाना चाहते हैं। और जो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्रियान्वित करने वाले हैं, उनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि आज उन टीचर्स को ले ऑफ दिया गया है। पर देखिए, सबके परिवार हैं, जीवन चलाना है। आज वो ड्राइंग पेंटिंग कर कर के स्ट्रीट्स पे अपनी शॉप लगाते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट आप देखेंगे तो आप देखेंगे उनको। जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, आज उन्हें ऐसी नौकरी करनी पड़ती है जो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हम। म्यूज़िक खुद में एक साधना है, और आज वो म्यूज़िक जो वो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो एक बच्चे को म्यूज़िक सिखाता है, और उस बच्चे में इतनी उमंग होती है सीखने की। और आज वो म्यूज़िक टीचर शादियों में, बर्थडेज़ में गाना गाते हैं, जीविका तो चलानी है। मुझे लगता है कि उनके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं करी है, लेकिन ये जो दर्द है जो उन लोगों के साथ जुड़े हैं, उनको महसूस होता है, मुझे भी महसूस होता है। और डेफिनेटली मैं जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि हमें कुछ ना कुछ इनके लिए ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। नहीं, क्योंकि मुझे ये बहुत गंभीर विषय है, और मैं इस पर हम चूँकि एक प्लेटफॉर्म हमारा है जहाँ हम शिक्षा का मंच हमारा है ये, तो हमें लगता है कि उन लोगों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। और जब स्कूल खोलने को लेकर बात हुई तो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा कि शायद सरकार इस पहलू को बहुत भूल रही है। बिल्कुल सर, पिछले 1-1.5 साल से मुझे लगता है आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया है, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। आप कनेक्ट करिए ना इस चीज़ को कि आज हमारे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो जब ओलंपिक में जाते हैं, जब वो मेडल जीतते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है, पर उनको तैयार करने वाले, उनकी नींव बनाने वाले, उसमें इंटरेस्ट जगाने वाले तो यही लोग होते हैं। तो यानी कि कुल मिला के अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो सरकार का मतलब स्कूल का इनकार नहीं है, लेकिन मतलब स्कूल, अगर मैं इसको समराइज़ करूं कि स्कूल का इनकार नहीं है, लेकिन स्कूल का कुछ अपने विषय हैं जिनको एड्रेस करना पहले ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए इनकार नहीं है, लेकिन समस्याओं को सुना जाए और ओपिनियन लिया जाए, और अगर 2 कदम वो चलेंगे तो ये मैं वादा करती हूँ कि 4 हम चलेंगे, हमारी पूरी टीम चलेगी। लेकिन विषयों को सुना जाए और उसके बाद में जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उन पे चर्चा की जाए, और कहीं अगर हमें हमारे मॉडल में चेंज भी करना पड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें हमें हिचक होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो ज़रूर इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज पूरे एक विषय को हमारे ख्याल से बहुत ही आसान तरीके से यहाँ शेयर किया, और मुझे लग रहा है कि जो स्कूल का इनकार है वो स्कूल का इनकार नहीं है। स्कूल को लग रहा है कि प्रैक्टिकली सिचुएशन सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम तैयार बैठे हैं। डेफिनेटली तैयार बैठे। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। आज की चर्चा में अगर मैं बात करूं सीधा सवाल में, तो 2-3 बात बहुत साफ है। पहला कि स्कूल का इनकार नहीं है, पर जो सोल्यूशन सरकार ने दिया है वो मुझे लगता है कि वो सही फिजिबल सोल्यूशन नहीं, और ये शायद ये सूत्र तो जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सरकारों ने स्कूल एसोसिएशन से बिना बात किए इस पूरी जो प्रोसीजर बनाया है, गाइडलाइन बनाई है, इसको भी निकाला है। क्योंकि ये जो मॉडल है कि आप एक दिन एक बच्चे को बुलाइए, फिर एक दिन अगले हफ्ते आप बुलाएंगे, ये बहुत फिजिबल मॉडल नहीं है। तो शायद अगर सरकार को सचमुच स्कूल खोलना है तो एक फिजिबल मॉडल के साथ सोल्यूशन देना पड़ेगा। दूसरा एक बड़ा बात है कि जैसे ही आप बच्चों को स्कूल में बुलाते हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था लगेगी, और उस ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए आपको स्कूल को कोई ना कोई छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में ये बोझ पेरेंट्स पे जाएगा, और फिर ये पेरेंट्स सड़क पर आएगा और बोलेगा कि नहीं, अब हमें ट्यूशन फी, अब हम ट्रांसपोर्ट फीस नहीं देंगे। तो कब तक ये स्कूल और पेरेंट्स की लड़ाई चलती रहेगी? इनमें शिक्षा परेशान होती है, स्कूल परेशान और पेरेंट्स परेशान नहीं हो रहे हैं, वो तो ठीक है, बातचीत कर लेंगे, लेकिन इन सब में जो परेशान होती है वो है शिक्षा। परेशान होते हैं वो बच्चे, उनकी शिक्षा पर इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार यदि सचमुच स्कूल खोलना चाहती है तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ बात करे कि ये एक मॉडल है जिस पर स्कूल खुलना चाहिए, और इस मॉडल के साथ हम शिक्षा को सही रूप से ऑफलाइन में दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के इरादे साफ हैं, और स्कूल भी तैयार है, उनका इनकार नहीं है।
तो मुझे लगता है कि अगर ये सारे लोग अगर एक फिजिबल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो वापस से एक ऑफलाइन स्कूल हम खोल पाएंगे। और यदि आपको लगता है कि फिर भी कुछ सीधा सवाल में आज हम कोई टॉपिक छूट गए हैं तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें।